आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग ने कल ये समझा था कि जीएसटी लेना कंपलसरी कब होता है। तो एक क्या था कि अगर 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया गुड्स के सप्लाई के केस में तब जीएसटी नंबर लेना है। सर्विस की सप्लाई के केस में 20 लाख का टर्नओवर की लिमिट थी। अगर आप यूटी पे रह रहे हैं तो गुड्स पे 20 लाख हो जाती है, सर्विस पे 10 लाख हो जाती है। और क्या था कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन टाइप का आपने भी एक वेबसाइट बनाया है और आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो तब आपको जीएसटी नंबर देना कंपलसरी है। और चौथा मैंने बताया था कि अगर आप क्या इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्टेड सप्लाई करेंगे तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो हम लोग ने बताया था जब जीएसटी नंबर जब लिया जाता है, लेने के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है कंपोजिशन का, ये कल समझा दिए हैं, कंपोजिशन स्कीम मिलता है। और एक स्कीम होता है जिसे हम बोलते हैं रेगुलर स्कीम। ठीक है, दो स्कीम जीएसटी में मिलता है। तो कल मैंने समझा दिया था, आज हम लिखवा देते हैं। उसमें हेडिंग बनाइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम लिख के हेडिंग बनाइए। और लिखवा दिया था क्या कल मैंने? बस इसका डेफिनेशन लिखा है। हाँ डेफिनेशन लिखा। तो हाँ लिखिए, आप पहले लिखिए कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम। इस रजिस्ट्रेशन स्कीम में ऐसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है जिनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम हो, 1.5 करोड़ से कम हो। कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर का 1%, कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर का 1% गुड्स सप्लाई के केस में और सर्विस की सप्लाई होने पर टर्नओवर का 5% और सर्विस की सप्लाई होने पर टर्नओवर का 5% जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला हमने बताया कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम वो लोग ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो। और इसमें क्या होता है कि आपको जो भी टर्नओवर पे 1% टैक्स पे करना होता है। सपोज किसी ने साल भर में सेल किया 1 करोड़ का, तो उसे 1% 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यानी कि कंपोजिशन स्कीम एक्चुअल में मैंने बताया था कल की जो छोटे बिजनेसमैन उनके लिए बनाया गया है ना। अब आइए रेगुलर स्कीम के बारे में लिखिए। रेगुलर स्कीम
इस रजिस्ट्रेशन स्कीम में ऐसे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, जिनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो। इसमें टैक्स का परसेंटेज गुड्स एंड सर्विस के कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें टैक्स का परसेंटेज गुड्स एंड सर्विस के टैक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें टैक्स का पेमेंट आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी के बेस पर होता है। इसमें टैक्स का पेमेंट आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी के बेस पर होता है। रेगुलर स्कीम में आईटीसी क्लेम की जा सकती है। रेगुलर स्कीम में आईटीसी क्लेम की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम का। कल मैंने समझा दिया था, तो मैंने बोला था कि आज लिखवा दूंगा। अब इसमें तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, जो लोग नहीं आए थे तो पूरा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए, ये हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में समझ लिया। यानी कि कोई भी किसी को भी जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन कराना तो उसके बाद 2 स्कीम है, दोनों स्कीम के अंतर्गत करा सकता है। और हाँ, अब हम समझेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई। ये भी जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई का मतलब ये हो गया, जब भी हम गुड्स या सर्विस की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीएसटी में सप्लाई वर्ड ही कंसिडर करते हैं, सेल परचेज शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, हम या तो सर्विस की सप्लाई देंगे किसी को, या हम गुड्स की सप्लाई देंगे। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स या सर्विस की सप्लाई देते हैं तो साथ ही साथ उसका एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट भी हम लोग इश्यू करते हैं। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स ये हो गया, कोई ना कोई आप बिल इश्यू करके देते हैं। ठीक है, सपोज आपने किसी पर्सन को 1 लाख का गुड्स की आपने सप्लाई दी, बट आपने कोई उसको बिल इशू करके नहीं दिया। ठीक है, अब सपोज वो बायर फिर कल को आता है, बोलता है कि भैया आपने जो मुझे गुड्स दिए इसको वापस करना, डिफेक्टिव है, आपने थोड़ा सा डिफेक्टिव स्टॉक दे दिया, या किसी कारण से उसको वापस करना है, तो सप्लायर बोलेगा भैया आप हमें बिल दिखाइए, मीन्स वो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ऑफ सप्लाई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई का मतलब कि यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक्चुअल में डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सप्लाई करते, अगर आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो एज पर जीएसटी लॉ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इशू करना पड़ता है एज पर रूल, उसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, कहते हैं भैया बिल दे दो, बिल बना के दे दो, बट वो अलग चीज हो गई। ठीक है, तो कौन कौन से हम लोग एज पर जीएसटी रूल कौन कौन से हम लोग डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करते हैं जिसका नाम होता है टैक्स इनवॉइस, ये सब समझेंगे ये क्या होता है, कब इशू करना होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करते हैं, इसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। और तीसरा डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करते हैं, इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट।
तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग ध्यान से समझें। और भी डॉक्यूमेंट है बट ये 3 डॉक्यूमेंट आपका मेजर इंपॉर्टेंट। तो कभी भी कोई भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस कर रहा है तो आपको जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके बिजनेस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हो, नहीं भी लिया है फिर भी आपको जीएसटी का रूल्स रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी हम कोई भी बिजनेस कर सकता है आपका ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो माइक्रो कंपनी हो चाहे लार्ज कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो जीएसटी के रूल्स के अंदर वो फॉलो करेगा। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। अब ये टैक्स इनवॉइस कौन इश्यू करता है? अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है, अभी लिखिएगा नहीं, रजिस्टर्ड सप्लायर अगर है, ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर का मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और रेगुलर स्कीम में, कंपल्शन नहीं, रेगुलर स्कीम में, यानी कि कहने का मतलब अगर कोई भी पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेता है और वो रेगुलर स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है, रेगुलर स्कीम में जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वो जब भी अपनी गुड्स या सर्विस की सप्लाई देगा तो वो टैक्स इनवॉइस नाम का एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा। आप लोगों ने जब परचेज का बिल चढ़ाया होगा उसमें देखिएगा ऊपर लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है, ठीक है। तो टैक्स इनवॉइस किनको देना पड़ता है? जो भी जीएसटी में जो रेगुलर स्कीम के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो जब भी किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई देंगे तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई के नाम पे टैक्स इनवॉइस नाम का डॉक्यूमेंट भी इशू करेंगे। ये रूल है। अगर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो आपने रूल को ब्रेक किया और आपके ऊपर ठीक लीगल पेनल्टीज वगैरह आपके लग सकती है एज पर रूल। अब दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ सप्लाई। अब ये नाम का डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है? जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन लिया है, या जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। यानी कि सपोज आपका कोई बिजनेस है और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है। क्यों नहीं लिया हुआ है? हो सकता है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, ठीक है, बट फिर भी आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल? जब भी आप कोई भी गुड्स या सर्विस आप इशू करेंगे, सप्लाई देंगे, तो आपको एक बिल ऑफ सप्लाई नाम का डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई नाम के डॉक्यूमेंट में क्या होता है? एक आपका पेपर होगा, ठीक है, A4 हो या आपका हाफ हो, कोई इशू नहीं, उसमें लिखा रहेगा हेडिंग बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, और सप्लायर का नाम, यानी आपका नाम, पूरा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल सारी चीज़ें होंगी, और बायर का नाम, एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ टाइप ऑफ गुड्स या सर्विस, आप किस प्रकार की गुड्स या सर्विस आप दे रहे हैं, उसके कितने चार्जेस है, वो सब प्रॉपर मेंशन करेंगे, लेकिन उसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, जीएसटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि टैक्स इनवॉइस में क्या होता है, हम लोग जीएसटी का ब्रेकअप भी दिखाते हैं कि 1 लाख के टैक्सेबल गुड्स 9% सीजीएसटी, ठीक, टैक्स, बस, यानी कि बिल ऑफ सप्लाई में हम जीएसटी का ब्रेकअप नहीं दिखाना। सपोज 1,18,000 रुपये जीएसटी लगा के तो आपको 1,18,000 ही शो करना है, बट अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तब आप बिल इशू करते हैं तो आप टैक्स इशू करेंगे, उसमें ब्रेकअप दिखाएंगे। तो टैक्स इनवॉइस का मतलब ही हो गया कि टैक्स का ब्रेकअप भी शो करना है, किस गुड्स पे कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स आपने अप्लाई किया है। बट बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि आपको टैक्स परसेंटेज नहीं शो करना। और ये कौन कौन देगा बिल ऑफ सप्लाई नाम का डॉक्यूमेंट? कोई कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हो वो इशू करेगा, और कोई अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इशू करेगा। तो ये 2 बातें हम समझ गए। अब यहाँ पर से ये मामला आता है, जैसे कि सपोज हम किसी शॉप में गए, ठीक है, और वो शॉप जीएसटी रजिस्टर्ड से जीएसटी नंबर्स में लिखा हुआ है, तो हमने कुछ परचेज किया, सपोज 10,000 का कोई हमने गुड्स सपोज किया, ठीक है, हमने परचेज किया, तो हमने बोला कि भैया बिल दे दो। अब बिल के जगह पे उसने आपको क्या दिया? वो आपको कैश मेमो करके एक लिख के दे देगा, एक आपको कैश मेमो करके दे देगा, ऊपर लिखा रहेगा कैश मेमो, कहेगा यही बिल ले लीजिए। वो आपको क्या दे सकता है? एक ऊपर लिखा रहेगा एस्टीमेट करके लिखा रहेगा, वो दे देगा, ठीक है। ऐसे करके मार्केट में क्या होता है कि कुछ ऐसे ही
आपको ठीक, ज़्यादातर अगर आप बिल मांगते तो क्या करता, कोरा कागज में लिख के साइन कर दे देगा ये लो बिल, बट वो एज पर रूल वो इलीगल है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी यानी कि जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर आप उससे कुछ परचेज करते हैं और वो आपको कोई कैश मेमो या टेस्टिमेट या कुछ ऐसे सादे कागज में लिख के दे दिए, तो आप उसको एक मेल करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को, अगर मेल करेंगे उस डॉक्यूमेंट की फोटो के साथ, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इनके ऊपर कार्रवाई ये होगी आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। क्यों? अगर आपने सादे कागज में लिख के दिया मतलब उसकी सेल आप नहीं दिखाने वाले हो जीएसटी में, ठीक है, टैक्स। तो यानी कि अगर किसी ने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, किसी ने भी, और वो रेगुलर स्कीम में लिया हुआ है, तो ये आलतू फालतू के डॉक्यूमेंट इशू नहीं कर सकता। हम लोग बिल मांगते हैं, हम लोगों को लोग कोरा कागज थमा दिए, एस्टिमेट थमा दिए, कैश मेमो थमा दिए, कुछ भी थमा दिए, कहते हैं ये लो बिल, बट वो इनवॉइस नहीं है। तो जो एज पर जीएसटी में जो बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, एक होंगे टैक्स इनवॉइस, ये इशू कौन करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन रेगुलर में। दूसरा होगा बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये इशू कौन करेगा, जो कंपल्शन स्कीम लिया हो या अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो। और तीसरा ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, कंसाइनमेंट नोट जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसको जीएसटी की भाषा में जीटीए बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। जो भी लॉजिस्टिक बिजनेस करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करने वाले जो काम, उनको ट्रांसपोर्ट कंपनियां बोलते हैं हम लोग, जीटीए। जीएसटी की भाषा में जीएसटी की भाषा में जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों को जो भी रूल्स बनाया गया है, उनको एक शॉर्टकट में जीटीए वर्ड बोला गया है। जीटीएस को ये करना है, जीटीए, जीटीए मींस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो तो सर्विस की सप्लाई दे रहा है, वो गुड्स की सप्लाई नहीं दे रहा है, वो सर्विस दे रहा है, वो ट्रांसपोर्ट की आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो भी अपना फ्रेट चार्ज करेगा आपसे, कह के भैया मेरा यहाँ से दिल्ली तक स्टॉक पहुंचा देगा, मेरा ये अमाउंट हुआ, तो वो क्या देगा, वो टैक्स इनवॉइस नाम का डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई नहीं इशू करेगा, वो क्या करेगा, कंसाइनमेंट नोट नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेगा, चाहे उसके पास जीएसटी नंबर हो या ना हो। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले के पास अगर वो जीएसटी लिया हो या ना लिया हो, ठीक है, दोनों ही केस में वो क्या करेगा, कंसाइनमेंट नोट नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेगा। और कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं, कंसाइनमेंट नोट में एक मेंशन करेगा कंसाइनर, यहां लिखा रहेगा कंसाइनर, इनवॉइस भी शायद पढ़ा होगा आप देखिएगा, एक जगह लिखा रहेगा कंसाइनी, ठीक है। अब देखिए, कंसाइनर का मतलब स्टॉक भिजवाने वाला, सेंडर, कंसाइनी का मतलब स्टॉक रिसीव करने वाला, और कितने का स्टॉक था, ठीक है, कंसाइनर का जीएसटी नंबर क्या था, कंसाइनी का जीएसटी नंबर क्या था, ठीक, दोनों का जो एड्रेस क्या था, गुड्स की वैल्यू कितनी थी और आपका फ्रेट कितना था, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है कंसाइनमेंट नोट में। लेकिन हमारे यूपी में जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इसको कंसाइनमेंट नोट नहीं बोलते, उसको बिल्टी बोलते हैं। अगर आप लोग कहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ किसी बिजनेस से अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोग सुनने को मिलेगा बिल्टी। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनियां, जब ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टॉक लेके आती है आपके बिजनेस में, कहती है भैया बिल्टी लीजिए, साइन करिए, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में बिल्टी बोल देते हैं, बिल और टी, BII बिल और टी, ठीक है। हमें लगता है T4 का, ठीक, T4 ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के बिल या बिल्टी बोल देते हैं, बट उसका असली नाम है कंसाइनमेंट नोट। तो कभी भी अगर आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो आप उसे बताएंगे कि भैया आप एक कंसाइनमेंट नोट नाम का डॉक्यूमेंट इशू करोगे। जब भी किसी से फ्रेट आपको चार्ज करने हैं तो आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या मेंशन होगा, पहले तो आपका डिटेल्स, जीएसटी नंबर है तो आपका पूरा नाम, एड्रेस, उसका कंसाइनर की डिटेल, एक जगह हेडिंग होगी कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, एक जगह हेडिंग होगी कंसाइनी कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन पैन, गुड्स की वैल्यू कितनी है, फ्रेट की वैल्यू कितनी है, वो सारी चीजें, टाइप ऑफ गुड्स क्या है, वो सब मेंशन करना पड़ता है। कौन मेंशन करता है, कंसाइनमेंट नोट। यानी कि हमने 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बात की। जब भी हम और आप बिजनेस करेंगे या किसी कंपनी में वर्क करेंगे, अकाउंटिंग या किसी को कंसल्टिंग देते हैं, तो हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सही सलाह देना है। कोई अगर
ठीक है, कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इशू करेगा। कल को अगर स्क्रूटनी होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आके स्क्रूटनी की है तो समझ में है कि यार ये तो कैश मेमो जो बना के बेच रहा है तो कच्चा ऐसे कोरा कागज में काट के दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई क्यों होगी? ऐसा माना जाएगा कि आपने जीएसटी का चुराया है, इवेजन किया है, टैक्स इवेजन किया है। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाई करके आप हेडिंग बना लीजिए। और सबसे पहले लिखिए टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस के बारे में लिखिए। जो बिजनेस जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, जो बिजनेस जीएसटी में रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, ऐसे बिजनेस को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने पर, ऐसे बिजनेस को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने पर टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। ऐसे बिजनेस को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने पर, गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने पर टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड लिखिए, हेडिंग बनाइए बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई, ऐसे बिजनेस जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे बिजनेस जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है या जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया है, ऐसे बिजनेसेस को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने पर, ऐसे बिजनेसेस को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करने पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। ठीक है, तो बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा? जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है या जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ठीक है, अब थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट, इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ब्रैकेट में लिखिए जीटीए को अपनी सर्विस की सप्लाई करने पर, अपनी सर्विस की सप्लाई करने पर अपनी सर्विस की सप्लाई करने पर कंसाइनमेंट नोट इशू करना होता है। कंसाइनमेंट नोट इशू करना होता है। ठीक है, तो हम लोग ने 3 डॉक्यूमेंट के बारे में समझा। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट का नाम था टैक्स इनवॉइस, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई, तीसरा कंसाइनमेंट। और भी डॉक्यूमेंट है बट वो सप्लाईज के डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट भी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, LUT हो गया है ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं।
बट हम लोग मेन उस डॉक्यूमेंट की बात करें जो हम सप्लाई करते समय देते हैं। ठीक, डेबिट नोट, ठीक, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आपका ये डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है, बट वो है ना स्टॉक आप वापस लेंगे या कुछ कर तब इशू करना होता है। लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट आपको समझना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक हम लोग ने क्लियर किया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, या कल को हो सकता है कि आप अपना बिजनेस करें, शुरू करें, या आप किसी कंपनी में वर्क करें। ठीक है, किसी भी पोस्ट में वर्क, अकाउंटेंट नहीं, मैनेजमेंट या किसी भी रोल में जा सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता हो कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट इशू करनी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए। या आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टिंग वर्क में आप आ रहे हैं, तो टैक्स कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो आपके पास कोई पूछेगा मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं, तो हम ठीक है, हम क्या नाम किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, आपको बताना होगा कि भैया आपका 40 लाख से कम का टर्नओवर होना चाहिए, तभी आपको जीएसटी नंबर, मतलब ठीक बिना जीएसटी नंबर लिए आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आप जब भी किसी को गुड्स या सर्विस की सप्लाई दीजिएगा, एक आप बिल ऑफ सप्लाई का डॉक्यूमेंट बना लीजिए, ठीक, प्रिंट करवा लीजिए, बिल बुक छप के आती है, जीरो रोड में छपता है बिल बुक। ठीक है, तो इस तरह करके उनको हम कंसल्ट करके बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को, और ये हम लोग स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं ताकि गलतियां ना हो। जीएसटी फाइलिंग तो बहुत सिंपल है, फटाफट फाइल कर दिया, बट जीएसटी फाइलिंग से करने से पहले हमें जीएसटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं अभी तक। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरसीएम एंड एफसीएम। इसका फुल फॉर्म हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और इसका फुल फॉर्म हो गया, एफसीएम का फुल फॉर्म हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ये जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। आरसीएम और एफसीएम के बारे में समझेंगे, शॉर्टकट में बोलते हैं आरसीएम और एफसीएम। ठीक है, आरसीएम अलग चीज़ है, एफसीएम अलग चीज़ है। ठीक, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम का फुल फॉर्म हो गया, और एफसीएम का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब ये पहले समझते हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या, ये हमें कब काम पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताया था शुरू में, जब हम लोगों ने क्लास शुरू किया था, तो हम लोगों ने जाना था कि जीएसटी में क्या होता है कि सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, सप्लायर जब गुड्स या सर्विस की सप्लाई दे रहा है तो टैक्स देना शुरू करेगा, उसी में वो टैक्स अमाउंट भी उसमें लगा देगा। फिर बायर क्या करेगा, बायर वो टैक्स अमाउंट के साथ सप्लायर को पेमेंट दे रहा है। ठीक है, गुड्स की कॉस्ट प्लस टैक्स अमाउंट दोनों को लगा के वो बायर सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं। यानी कि जीएसटी के सिस्टम में आप ये समझ रहे हैं कि सप्लायर को जिम्मेदारी दी गई कि तुम टैक्स कलेक्ट करो, यही हुआ ना, सिंपल सी बात। सप्लायर बायर से टैक्स ले रहा है, देन वो फिर क्या कर रहा है, नेट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहा है, इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट करके वो टैक्स पे कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होगा, ऐसे ही होगा। डायरेक्टली टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू टैक्स का पेमेंट जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स, 2 ही टैक्स सिस्टम होते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वो मैंने पढ़ाया था, आप आई थी नहीं जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया था मैंने। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे आरसीएम क्या है, आखिर आरसीएम कॉन्सेप्ट का जन्म क्यों हुआ, ये आरसीएम एफसीएम आखिर क्या यूज हुआ, आइए समझते ध्यान से। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, सपोज ये फहद है, ठीक है, और ये कोई पर्सन है सैफ है। ठीक है, दोनों आपस में बिजनेस करते हैं। सैफ फहद से कुछ परचेज करते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं। ठीक है, अब सैफ के पास अब देखिए फहद के पास जीएसटी नंबर है, मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। इस केस में क्या होगा, जब भी ये गुड्स की सप्लाई करेंगे तो वो टैक्स भी लगाएंगे, जीएसटी अमाउंट भी एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, अगर वो सेम स्टेट के होंगे तो सीजीएसटी जीएसटी लगाएंगे, अगर अदर स्टेट के होंगे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल, यानी कि जीएसटी लगाना कहने मतलब। ठीक है, तो सपोज इन्होंने 2 लाख रुपए का गुड्स इन्होंने सप्लाई दिया, इन्होंने बोला कि 12% जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से हो गया 24,000 का आपका लग जाएगा जीएसटी,
ठीक है। मान लीजिए IGST लगाया सपोज, तो इनका 2,24,000 का इनका जो है इनवॉइस वैल्यू बना। अब ये पूरा अमाउंट सैफ इनको पे करेंगे, ऐसे चलता है सिस्टम। और फिर क्या होगा, ये जो 24,000 आपने जो टैक्स के नाम पे कलेक्ट किया है, क्योंकि आपने भी कहीं से गुड्स को खरीदा होगा, तो वो आपके कहलाएगी इनपुट, ITC कहलाएगी। ITC कितना है और आपने आउटपुट कितना कलेक्ट किया, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेंगे। ऐसे चलता है, ठीक है। बट मान लीजिए सपोज अगर हम इसको एक चीज़ ये कर लें, मान लीजिए कि इनके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनके पास, यानी कि जो सप्लायर है, सप्लायर के पास GST नंबर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है GST, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, बट बायर के पास GST नंबर है। अब ये बताइए, क्या सप्लायर टैक्स लगा सकते हैं क्या? क्योंकि जब आपके पास GST नंबर ही नहीं है, आप अगर टैक्स लगा के पैसा लेंगे तो उस टैक्स को कहाँ जमा करेंगे आप? रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप जमा ही नहीं कर पाएंगे ना टैक्स। तो क्या आप GST कलेक्ट कर सकते, क्या आपके पास राइट है? नहीं, आपके पास फिर GST कलेक्ट करने का राइट नहीं है। तो अब यहाँ पर सीन ये बन रहा है कि अब आप GST तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास GST नंबर नहीं, GST नंबर होगा तभी आप लगाएंगे। अच्छा, GST नंबर होने के पर क्यों लोग GST लगाते हैं? क्योंकि उस सप्लायर को टैक्स जमा करना होता है। GST का जो रूल बनाया गया, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम यही होता है, सप्लायर बायर से टैक्स लेगा, फिर सप्लायर जमा करेगा। बट सप्लायर के पास तो GST नंबर ही नहीं, तब क्या करेगा? अच्छा, तो सप्लायर पर GST नंबर नहीं है तो ये सिर्फ 2 लाख का ही अमाउंट चार्ज करेंगे। क्या यहाँ पर 24,000 की जो टैक्स लगनी थी गुड्स पे, क्या ये टैक्स इवेजन होगा? ये टैक्स की चोरी होगी क्या? 100% हो जाएगी ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन होते तो आप 24,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा के कलेक्ट करते, ये 24,000 गवर्नमेंट के खाते में जाता एक्चुअल में। बट अब आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप तो 24,000 ले नहीं सकते, तो क्या सरकार का लॉस है? 100% लॉस है, नुकसान हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, गवर्नमेंट ने GST के लॉ में एक रूल डाल दिया, उस रूल का नाम रख दिया RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं आपको। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो है तो सैफ क्या 24,000 देने से बच सकते? नहीं, GST के लॉ में एक रूल डाल दिया गया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के। इसमें बताया गया है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज कर रहे हैं तो उसका टैक्स आप सप्लायर को न देके डायरेक्टली हमें जमा करेंगे, पोर्टल पे जमा। वो मैं आपको जब पोर्टल पे लॉगिन करके सिखाऊंगा कैसे फाइलिंग करते हैं, वो सिखाऊंगा आपको कंप्लायंस। तो अब सैफ क्या करेंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को 24,000 की ये पे करेंगे। ये ठीक है, कैसे पेमेंट होगा वो मैं आगे बताऊंगा, प्रैक्टिकल जब कराऊंगा। तो अब यहाँ देखा जाए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर जो GST का जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम तेरे वर्क कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि हमने सीधे गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ये बायर क्या कर रहा है, सप्लायर को टैक्स नहीं दे रहा है, बायर क्या कर रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। और इसी मेथड को, इसी जो मैकेनिज्म आपके सामने, इसको बोलेंगे RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि GST के चार्जेस जाना था ऐसे, बट वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसी को बोला गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि ये भी एक लूप होल है भाई, GST के रूल तो ये है कि भाई सप्लायर कलेक्ट करेगा, जब सप्लायर GST नंबर लिया ही नहीं तो कलेक्ट कर भी लेगा तो जमा कैसे करेगा गवर्नमेंट को? कर ही नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिर इसलिए जब ये प्रॉब्लम दिखी तो एक रूल ला दिया गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। इसको हम लोग डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है तो सिंपल सी बात है, जब हम बिजनेस करते हैं तो कभी कभी ऐसे सप्लायर से भी खरीदना पड़ता है जिनके पास GST नंबर ही नहीं है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अब हमें जो RCM अमाउंट, इसको बोलते हैं RCM अमाउंट, जो 24,000 रुपये आया, अभी RCM अमाउंट हो गया। अब ये RCM होता क्या है, कब इसका काम पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी को हम लोग कल इसको डीप में समझेंगे। तो आज हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि आज का टॉपिक इतना बहुत है, और जितना मैंने वीडियो डाला हुआ है आप सभी लोग यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च करिएगा, जो लेटेस्ट वीडियो पड़ेंगे कि 2-3 दिन की, पूरा देखिएगा।
नहीं देखेंगे तो आगे की कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आने वाली, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जल्दी यूट्यूब में नहीं मिलता, ठीक है। मैं आपको जितने सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ये आपको इसलिए समझना है, कल को आप बिजनेस करेंगे फिर भी काम आएगा, टैक्स कंसल्टिंग करेंगे, जॉब करेंगे, काम आना ही आना है। कोई भी व्यक्ति कहाँ जॉब कर रहा है, किसी बिजनेस में जॉब कर रहा है, चाहे फॉरेन बेस्ड कंपनी हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, है तो बिजनेस है ना, वो बिजनेस है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप अच्छे से वहां सर्वाइव कर पाएंगे, चीजें जान पाएंगे। हाँ बताइए सर, ये सप्लायर टू सप्लायर ही होगा ना, सप्लायर टू कंज्यूमर तो नहीं होगा? हाँ, इसको मतलब हाँ, ये सप्लायर, देखिए सप्लायर तो ये है, ऑलरेडी ये सप्लायर है, जिन्होंने गुड्स या सर्विस दिया वो सप्लायर है, बट इनके पास रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये किसी जैसे हम लोग B2C बोलते हैं, आप वही बोलेंगे B2B, ये आप ठीक है, ये आपके आप इसे C2B बोल सकते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन, जैसे हम लोग कस्टमर, हम लोग दुकान जाकर रजिस्ट्रेशन पे नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई जो सप्लायर होगा हाँ खरीद लेगा उस चीज को। हाँ, जैसे जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, आपने GST लिया नहीं है, ठीक है। सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर आप बनाते हैं, फर्नीचर की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है, बट आपने GST नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप वो फर्नीचर की सप्लाई किसी कॉमर्शियल ऑफिस में भी करेंगे, कोई ना कोई बिजनेसमैन को भी चाहिए फर्नीचर लगवाने, टेबल चेयर कुर्सी लगवाने, तो वो आपके पास आया, बोला कि हमें ये, ठीक है, मुझे इतने फर्नीचर चाहिए, इतने ये चाहिए, आपने बोला कि ठीक है 5 लाख रुपीज़ हुआ इसका, तो आप जो, लेकिन क्योंकि आपने तो GST रजिस्ट्रेशन लिया नहीं है, तो आप इनवॉइस देंगे बिल ऑफ सप्लाई वाला, ठीक है। बट अब वो 5 लाख, क्योंकि फर्नीचर पे 12% की GST होती है, ठीक, वुड, ठीक है, आपका वुडन आइटम जो भी है उसमें 12%, यानी कि 5 लाख का फर्नीचर मतलब 60,000 का टैक्स कलेक्ट करना था आपको, बट आप 60,000 रुपये उसमें लगा नहीं सकते, आप सिर्फ 5 लाख चार्ज करेंगे। अब 60,000 का पेमेंट कैसे होगा, वो जो बायर था, वो जो आपसे गुड्स खरीदने आया था, वो खुद वो डायरेक्टली पोर्टल पे लॉगिन करके पे करेगा। वो पहले डिक्लेयर करेगा कि मैंने 5 लाख का फिक्स एसेट खरीदा है, उस पर जो टैक्स है वो डायरेक्टली पे करेगा। वो ठीक कैसे पे होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको पोर्टल पे। तो इस तरह से, क्योंकि आप यहाँ पास आप अनलिस्टेड, अब सप्लायर अनलिस्टेड है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हो सकता है। नहीं पे किया तो आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनको है ना, उनके ऊपर। अभी यहाँ पास एक लोग आते हैं, ऋषभ के शायद बैठे होंगे, और शायद इनका उसका बिजनेस है, क्या नाम, यूटेंसिल्स का, जो भी क्या नाम, बर्तन वगैरह का होलसेल का बिजनेस है। 2022 में इनको जो नोटिस आई थी, इसी RCM पे न करने की वजह से 15 लाख की नोटिस आई थी। एक दिन मैं ऐसे पढ़ा रहा था RCM के बारे में, हम ऐसे लिखे हुए थे RCM, तो वो ठीक उस समय इंक्वायरी करने के लिए आए थे कि सर मुझे GST से ना, वो खुद एक बिजनेस ओनर, उनका होलसेल की शॉप, बहुत बड़ी शॉप है उनका, स्टॉक काफ़ी आता था, ठीक है। उन्होंने जब बोर्ड पे देखा RCM, कह रहे सर इसी की वजह से मेरा नोटिस आया था 15 लाख 2022 में, मैं 15 लाख का नोटिस आया था। इन्होंने अकाउंटेंट रखा हुआ है अपने ऑफिस में, इनके पास अकाउंटेंट ऑलरेडी है, बट अकाउंटेंट कैसे काम कर रहे हैं इनको कुछ आइडिया नहीं है। उल्टा सीधा चीज़ कि RCM का पेमेंट नहीं हो, अब उनको 15 लाख रुपीज़ के नोटिस आए थे, उनको जैसे तैसे करके बहुत देना पड़ा। अब वो क्यों सीखने के लिए आ रहे हैं, उनको जॉब, उनका खुद का बिजनेस है, अभी शायद बैठे होंगे, ऋषभ के सेवानी बैठे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान समझिएगा, एकदम डीप में जाइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो भी है, आपको मिलती रहेगी, डेली की अपलोड होती जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना करते, बाकी हम लोग RCM के बारे में कल कॉन्सेप्ट करेंगे।